हाँ अब हो रही है। हमारे पास है ना सस्ता। अब तो हो रही है। चंदन ने बटन ही नहीं दबाया। ये आमना के लिए कर रहे हो ना? हाँ क्या हुआ? आमना नहीं है क्या? कमरे में गई है। अच्छा तो उनको समझाने के बाद में रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? खुद आप लोग समझाएंगे आपको भी और अच्छे सर समझ आप में आएगा। समझाते हैं ना तो ज़्यादा समझ आता है। कोशिश करती है फिर वापस से हम लोग सबमिट भी भेज करते हैं। कहाँ है वो सलीम? कहाँ नहीं आया आज? कल ये सर ओ बड़ी लंबी हुआ है सर। सर इसमें नॉट बांध दें। हाँ तुमने काजल लगाया चश्मा। मुझे भी ऐसे ही हुआ था, समझ ही नहीं आया। ठीक है। तो जो कंप्लीट मल्टी स्पेसिस का मतलब फॉर्मूले आप इसका लिख सकते हैं यही कि एक्सेल इज ए Cauchy sequence in x और ये जो xn है ये कन्वर्ज कर रही है किसी पॉइंट x पर और ये जो x है जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है आपकी मैट्रिक स्पेस x से बिलोंग करता है तो फिर x होगी वो कंप्लीट होगी। Cauchy सीक्वेंस को फंडामेंटल सीक्वेंस भी कहते हैं, ये भी आपको बताना चाहिए। Cauchy सीक्वेंस इज आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल सीक्वेंस। एग्जाम्पल में क्या करना है, हम फाइंड आउट क्या करना है सवाल में? इस सवाल में जो ये आपने एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल में ये दिया है एक ऐसी सीक्वेंस बताइए जो कंप्लीट नहीं है। तो इस सीक्वेंस में अगर हमने ये शो करना है कि कोई सीक्वेंस कोई मैट्रिक स्पेस कंप्लीट मैट्रिक स्पेस नहीं है तो उसका मतलब है उसके अंदर आप ऐसी Cauchy सीक्वेंस तलाश करें कि जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज करे वो उस स्पेस में ना हो। अच्छा ठीक है ना? तो अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि कोई मैट्रिक स्पेस कंप्लीट नहीं है तो उसके अंदर आपको एक ऐसी Cauchy सीक्वेंस बतानी होगी, एक ऐसी Cauchy सीक्वेंस तलाश करनी होगी जो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही होगी वो उस स्पेस में नहीं होगा। तो फिर अगर कोई भी एक ऐसी सीक्वेंस आपको मिल जाती है तो इसका मतलब है वो सीक्वेंस कंप्लीट मैट्रिक स्पेस वो मैट्रिक स्पेस कंप्लीट नहीं है। हो सकता है कुछ सीक्वेंसेस कुछ Cauchy सीक्वेंसेस उसमें कन्वर्ज करें, लेकिन हम कह रहे हैं कि कोई एक भी अगर ऐसी मिल जाए जो कन्वर्ज ना करे तो वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस नहीं है। और अगर कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होगी तो सारी Cauchy सीक्वेंसेस उसी स्पेस के किसी ना किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे। यानी फिर जो भी Cauchy सीक्वेंस आप लेंगे, कोई भी ले लें, इन्फिनिट जितने भी, वो सब के सब जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे वो स्पेस का ही उस स्पेस में ही होगा, वो उसी मैट्रिक स्पेस में होगा। तो फिर वो ऐसी जो मैट्रिक स्पेस होगी वो कंप्लीट होगी, जिससे रियल नंबर की मैट्रिक स्पेस होती है। रियल नंबर में आप जितने भी Cauchy सीक्वेंसेस ने, याद है आपको हमने रियल एनालिसिस में प्रूव किया था कि एवरी Cauchy सीक्वेंसेस कन्वर्जेस टू ए रियल नंबर, और ये भी हमने प्रूव किया था एवरी Cauchy सीक्वेंस इज बाउंडेड, याद है? तो ये हम रियल एनालिसिस में प्रूव कर चुके हैं कि रियल
नंबर के अंदर कोई भी आप कॉशी सीक्वेंस लेते हो तो वो किसी न किसी रियल नंबर पर ही कन्वर्ट करते हैं, यानी वहाँ पे आप प्रूव कर चुके हैं जो रियल नंबर है वो एक कंप्लीट स्पेस होती है। अब रियल नंबर क्योंकि मैट्रिक स्पेस है तो रियल नंबर एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है कि एवरी कॉशी सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस इज कन्वर्जेस टू ए पॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक स्पेस, तो देन द मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन है आपके पास कंप्लीट मैट्रिक स्पेस की। अब आ जाए, तो ये तो आपका बैकग्राउंड है, आपको पता होना चाहिए। तो जो मैट्रिक आपके पास है डी, जो इन 4 एक्सियोम्स M1, M2, M3, M4 को सेटिस्फाई करता है, तो अब हमारे पास जो मैट्रिक होता है उसको हम इंड्यूस कर सकते हैं, उसको हम ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम ए लेंथ। लेंथ जो है उसी की मदद से आप डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं ना। तो अगर लेंथ आपके पास है तो फिर इसका मतलब आप डिस्टेंस उस लेंथ को यूज करके बता सकते हैं। लेंथ आपके पास है तो आप उस लेंथ को यूज करके डिस्टेंस को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो लेंथ जो मैट्रिक जो डिस्टेंस है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं लेंथ से। लेंथ को हम कहते हैं नॉर्म। लेंथ को हम क्या कहते हैं? नॉर्म। लेंथ को हम कहते हैं, लेंथ की जो जनरलाइजेशन है वो है नॉर्म, डिस्टेंस की जो जनरलाइजेशन है वो है मैट्रिक। तो मैट्रिक किसकी जनरलाइजेशन है? डिस्टेंस की। और नॉर्म किसकी जनरलाइजेशन है? लेंथ की। मतलब एक लेंथ का हमारे पास जनरल कॉन्सेप्ट है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन अब हम इसको जनरलाइज कर देते हैं कि क्या हम लेंथ किसी भी मैट्रिक स्पेस के अंदर क्या हम लेंथ डिफाइन कर सकते हैं? किसी भी मैट्रिक स्पेस के अंदर क्या हम लेंथ निकाल सकते हैं? जैसे कोई फंक्शन की स्पेस है, मतलब किसी भी मैट्रिक स्पेस के अंदर हम क्या नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, अब जैसा अब वो मैट्रिक स्पेस जरूरी नहीं है कि उसके अंदर नंबर्स ही हो। जैसे अगर आपके पास फंक्शन स्पेस है तो उसके अंदर फंक्शन होंगे, हाँ, तो क्या फंक्शन की लेंथ हम डिफाइन कर सकते हैं? हाँ। कर सकते हैं। तो वो फंक्शन का नॉर्म होगा। सर दो फंक्शन के बीच की लेंथ या फंक्शन की लेंथ? फंक्शन की लेंथ। और दो फंक्शन के बीच की जो लेंथ होगी वो उन फंक्शन के दरमियान डिस्टेंस होगा, वो मैट्रिक बन जाएगा। तो अगर आपके पास लेंथ है, लेंथ अगर आपके पास है तो उस लेंथ की मदद से आप डिस्टेंस यानी मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। तो अक्सर यही करते हैं कि हम जो नॉर्म की मदद से जो है, जो कभी हम पढ़ेंगे जनरलाइजेशन ऑफ लेंथ है, इससे हम क्या डिफाइन करते हैं? मैट्रिक। तो ऐसी स्पेसेस जिन पर नॉर्म आप डिफाइन कर सकते हो और उस नॉर्म को यूज करके आप उस पर एक मैट्रिक बना सकते हो, फिर इस तरह वो क्या बन जाएगी? मैट्रिक स्पेस। तो ऐसी स्पेसेस को हम कहते हैं नॉर्म स्पेस। तो ऐसी स्पेसेस अब हम पढ़ेंगे। तो नॉर्म स्पेस कैसी स्पेस होगी? एक ऐसी स्पेस होगी जिसके ऊपर आप नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं और फिर आप उस नॉर्म को यूज करके एक मैट्रिक बना सकते हैं, और इस तरह वो जो स्पेस होगी ना वो मैट्रिक स्पेस बन जाएगी। तो इसका मतलब है एवरी नॉर्म स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस। सही है, हर नॉर्म स्पेस एक मैट्रिक स्पेस है। तो इस तरीके से स्पेस और मतलब मैट्रिक स्पेस में कोई डिफरेंस नहीं होता ऐसा वो हर हाँ, लेकिन देखें एवरी नॉर्म स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस, लेकिन क्या ये बात कहना कि एवरी मैट्रिक स्पेस इज ए नॉर्म स्पेस सही होगा? देखिए हर नॉर्म से आप मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं, हाँ। ठीक है ना। अब अगर मैंने आपको क्या हर मैट्रिक के लिए कोई ऐसा नॉर्म आप लिख सकते हैं जिससे वो डिफाइन हुआ हुआ? जरूरी नहीं है। अभी हम देखेंगे हर नॉर्म, अगर नॉर्म है तो उससे तो आप मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बास मैट्रिक ऐसे भी होते हैं जो किसी नॉर्म से डिफाइन नहीं होते। बात समझ आ रही है? तो अभी हम पढ़ेंगे कि हर अगर आपको कोई मैट्रिक मिला, ठीक है ना, तो आप अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या ये मैट्रिक किसी नॉर्म से पैदा हुआ है? क्या ये मैट्रिक किसी नॉर्म की मदद से डिफाइन किया गया? तो बात इसका जवाब होता है यस। तो आप उस नॉर्म तक पहुंच जाते हैं। हाँ, ये वो नॉर्म है जिसकी मदद से आपने इस मैट्रिक को डिफाइन किया। लेकिन बास मैट्रिक ऐसे होते हैं कि जब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इज देयर एनी नॉर्म व्हिच हैज जनरेटेड दिस मैट्रिक, तो उसका जवाब होता है नो। कोई ऐसा नॉर्म नहीं होता जिसकी मदद से वो मैट्रिक डिफाइन हो। तो मैट्रिक जो होते हैं फिर दो टाइप्स के हो जाएंगे। बास मैट्रिक ऐसे होंगे जो किसी नॉर्म यानी जो जनरल कॉन्सेप्ट है, जो जनरलाइजेशन ऑफ लेंथ है, उसकी मदद से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो बास मैट्रिक ऐसे होते हैं जो किसी नॉर्म की मदद से प्रोड्यूस होते हैं, और बास मैट्रिक ऐसे होंगे जो किसी नॉर्म की वजह से प्रोड्यूस
नहीं होगी। तो एवरी नॉर्म स्पेस, नॉर्म स्पेस का मतलब है एक ऐसी स्पेस जिसको ऊपर आप कोई नॉर्म डिफाइन कर सकते हो। जब आपने नॉर्म डिफाइन कर दिया तो अभी हम देखेंगे उस नॉर्म को यूज करके जो है हम एक मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्म है हमारे हाथ में तो उसमें एक मैट्रिक बना सकते हैं। तो इस तरह वो जो नॉर्म स्पेस है वो स्पेस जिस पर आपने एक नॉर्म डिफाइन किया है उस नॉर्म से आप एक मैट्रिक डिफाइन कर देंगे उसी स्पेस के मेंबर्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए। तो इस तरह वो जो नॉर्म स्पेस है इट विल बिकम मैट्रिक स्पेस। तो एवरी नॉर्म स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नॉट एवरी मैट्रिक स्पेस इज अ नॉर्म स्पेस। हर मैट्रिक स्पेस नॉर्म स्पेस नहीं होगी, यानी हर मैट्रिक स्पेस में जो पास ऐसी मैट्रिक स्पेस होगी जिसमें जो मैट्रिक होगा उसके पीछे कोई नॉर्म नहीं होगा, वो किसी नॉर्म से जनरेट नहीं होगा, वो किसी नॉर्म से प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जी नॉर्म होती है लेंथ, जनरलाइजेशन ऑफ लेंथ। जैसे मैट्रिक क्या है? डिस्टेंस तो बॉडीज के दरमियान, पॉइंट्स के दरमियान, चेयर्स के दरमियान, अफराद के दरमियान हम निकालते हैं। तो ये जनरल हमारे पास डिस्टेंस होता है ना। अब इसी को हम जनरलाइज कर देते हैं किसी भी स्पेस के लिए कि अगर स्पेस में नंबर्स ना हो, स्पेस के अंदर सीक्वेंसेस हो, तो क्या हम सीक्वेंसेस के दरमियान डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं? हाँ। तो उसके लिए हम वहाँ उस सीक्वेंस के डिस्टेंसेस निकालने के लिए हम वहाँ पे एक ऐसा डिस्टेंस फंक्शन बनाते हैं जो इन चारों प्रॉपर्टीज को जो कि आम डिस्टेंस में होती है उस पर पूरा उतरता हो। तो अगर आप कोई भी ऐसा डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करते हैं जो मैट्रिक के एक्सोन्स पे पूरा उतरता है तो वो जो जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपने उसको डिफाइन किया तो वो उनके दरमियान डिस्टेंस आपको निकाल के देगा। वो आम बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस वाले डिस्टेंस नहीं है। जैसे सीक्वेंस के दरमियान डिस्टेंस का मीनिंग अलग है, दो फंक्शन है उसके दरमियान डिस्टेंस के मीनिंग्स अलग है। बात समझ आइए? ठीक है, तो आप डिस्टेंस जो है पॉइंट्स के दरमियान भी निकाल सकते हैं, नंबर्स के दरमियान भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस आप सीक्वेंसेस के दरमियान भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस आप फंक्शंस के दरमियान भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आप कोई सी भी दो टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। फिर उसको हम जनरलाइज करके उसको हम कहते हैं वो मैट्रिक है। मैट्रिक एक जनरल टर्म है। मैट्रिक तो जनरल डिस्टेंस है जो किसी भी स्पेस के मेंबर्स के लिए यूज करें। अगर आप उसको रियल नंबर के लिए यूज करें तो वो उसकी एक खास शक्ल है, वो एक खास मैट्रिक है जो इस खास स्पेस मैट्रिक स्पेस रियल नंबर के लिए इस्तेमाल हो। मैट्रिक और नॉर्म में क्या डिफरेंस है? ये हो गया डिस्टेंस नॉर्म क्या है? नहीं, जो मैट्रिक है वो जनरलाइजेशन ऑफ डिस्टेंस है, नॉर्म इसकी जनरलाइजेशन ऑफ लेंथ। दूसरा लेंथ है। तो लेंथ और डिस्टेंस में फर्क होता है ना। लेंथ तो किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ, ठीक है ना, और फिर उसी को यूज करके हम दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान लेंथ निकालेंगे तो वो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस बन जाएगा। तो लेंथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे आप दो पॉइंट्स लेते हैं स्पेस में, ठीक है ना, 3 डायमेंशन स्पेस में, ये पॉइंट है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है ए बार, या चले 2 डायमेंशन में ले ले, कोई मसला नहीं है। ये आपके पास ये पॉइंट है, ये वेक्टर है ए बार, और ये पॉइंट है, इसको डिफाइन करने के लिए वेक्टर डिफाइन करें बी बार। तो ये जो वेक्टर है इनकी लेंथ, तो अब क्या इसकी मदद से हम दो वेक्टर के दरमियान डिस्टेंस निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो दो वेक्टर की अगर लेंथ हमारे पास है, इनका नॉर्म है, इसको यूज करके हम वी कैन फाइंड आउट। जैसे ये इसका पोजीशनल वेक्टर है आर है, इसका पोजीशनल वेक्टर है आर बी, तो ये क्या होगा आपके पास, ये जो आर होगा ये आर ए माइनस आर बी होगा। यानी दो नॉर्म्स का डिफरेंस विल बिकम द डिस्टेंस। बात समझ रही है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैट्रिक है, डिस्टेंस है या लेंथ है? लेंथ है। अगर लेंथ है तो उससे आप एक मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन याद रखें बाज़ औक़ात लेंथ नहीं भी होती फिर भी हम मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। यानी मैट्रिक दो तरह के, ऐसे मैट्रिक जो किसी नॉर्म की वजह से प्रोड्यूस हुई हो, और ऐसे मैट्रिक जो किसी नॉर्म की वजह से प्रोड्यूस ना हो। तो नॉर्म स्पेस एक ऐसी स्पेस होगी जिस पर आप एक नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं, जिसके कोई से यानी उस स्पेस के मेंबर की आप लेंथ निकाल सकेंगे। लेंथ का मतलब है नॉर्म। वो नॉर्म क्या आपके पास जनरलाइजेशन ऑफ लेंथ, ठीक है। फिर उस नॉर्म को यूज करके अगर नॉर्म है, लेंथ है, दो ऑब्जेक्ट्स की लेंथ है, तो उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान आप अगर लेंथ लेते हैं यानी लेंथ का डिफरेंस, तो इट विल बिकम द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू ऑब्जेक्ट्स। अगर मुझे ताहा की लेंथ पता है और मुझे सलीम की लेंथ पता है, तो ताहा की लेंथ माइनस सलीम की लेंथ, इट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ताहा एंड सलीम। सर ये एक मैट्रिक स्पेस बनेगी दो नॉर्म्स के बीच में, उसका डिस्टेंस यहाँ मैट्रिक स्पेस देखा, मैट्रिक स्पेस ये अलग मैट्रिक, ताहा अलग मैट्रिक स्पेस से मैट्रिक बनेगा, मैट्रिक स्पेस नहीं बनेगा, मैट्रिक बनेगा। मैट्रिक अलग चीज़ है, मैट्रिक स्पेस अलग चीज़ है, डिस्टेंस अलग चीज़ है, मैट्रिक अलग चीज़ है, मैट्रिक स्पेस अलग चीज़ है, सब स्पेस अलग चीज़ है।
कंप्लीट स्पेस अलग चीज़ है, सब में फ़र्क है। मैट्रिक स्पेस का मतलब ये है कि आपके पास जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास एक फंक्शन मौजूद है। तो वो जो डिस्टेंस निकालने वाला फंक्शन है वो मैट्रिक है। जो डिस्टेंस निकालने वाला फंक्शन है वो आपके पास क्या है? मैट्रिक है। वो मैट्रिक है। और अगर आप वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके साथ उस मैट्रिक को भी अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो वो जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स की जो स्पेस है ना वो मैट्रिक स्पेस है। वो जो ऑब्जेक्ट्स की स्पेस है आपके पास वो मैट्रिक स्पेस है। ठीक है ना। आपके घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है, क्या करता है बिजली का मीटर? कैलकुलेट करता है कितने यूनिट्स हुए हैं। तो वो मैट्रिक स्पेस है या मैट्रिक है? तो वो कैलकुलेट कर रहा है। मैट्रिक भी कैलकुलेट करता है डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान, तो मैट्रिक हुआ। वो मैट्रिक हुआ। और अगर आप अपना घर और वो आप अपना घर ले लें उस मीटर के साथ ये पूरी चीज़, तो मैट्रिक तो स्पेस आपका घर जो है वो मैट्रिक स्पेस है। अच्छा, समझ में आया क्या? सारे कितने मार्क्स आए इकोनॉमेट्रिक्स में? बेकार है। मुझे भी यही लग रहा है बेकार ही है। मैंने देखा नहीं, फ़ोन वहाँ पड़ा हुआ है। So every norm space is a metric space, but every metric space is not a norm space. अच्छा, अब जो नॉर्म स्पेस है आपके पास, अगर आपकी जो नॉर्म स्पेस है वो कंप्लीट हो, क्या मतलब आपकी नॉर्म स्पेस कंप्लीट है? अभी मैंने आपको बताया कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या होती है या कंप्लीट स्पेस क्या होती है। एक नहीं, सारी, कोई भी। जब हम कहते हैं ना कोई भी, इसका मतलब है सारी। कोई भी का मतलब है कि कोई भी आर्बिट्ररी, कोई एक खास नहीं, कोई भी लें, उसके अंदर अगर आप जितनी भी कॉशी सीक्वेंसेस लें, अगर वो उसी स्पेस के किसी ना किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करें तो वो स्पेस क्या होगी? कंप्लीट। तो एक ऐसी नॉर्म स्पेस जो कंप्लीट हो उसे कहते हैं बनाफ स्पेस। उसे क्या कहते हैं? बनाफ स्पेस। तो एक कंप्लीट नॉर्म स्पेस इज ए बनाफ स्पेस। तो ये बनाफ स्पेस की डेफिनेशन कंप्लीट नॉर्म। सब मतलब हम लोग अगर लेंथ का कोई कॉशी सीक्वेंस ले तो वो उसी के अंदर कॉशी सीक्वेंस है नहीं, उसके मेंबर्स का एक कंप्लीट तो एक कंप्लीट नॉर्म स्पेस जो भी आपके पास हो वो बनाफ स्पेस होगी। तो क्या हर बनाफ स्पेस मैट्रिक स्पेस है? क्या एवरी बनाफ स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस? क्योंकि वो जो बनाफ स्पेस आपके पास है वो कंप्लीट नॉर्म स्पेस है, तो वो नॉर्म स्पेस है। और वो क्योंकि नॉर्म स्पेस है तो उसका मतलब है उसके ऊपर हमने जो है उसके मेंबर्स की लेंथ निकालने के लिए, जनरल लेंथ निकालने के लिए हमारे पास कोई ना कोई नॉर्म है। और अगर नॉर्म है तो उसका मतलब है कि हम उस नॉर्म को यूज करके जो नॉर्म का डिफरेंस लेंगे उसकी मदद से उस स्पेस के किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान हम मैट्रिक डिफाइन कर देंगे, तो फिर वो मैट्रिक स्पेस भी बन जाएगी। तो एवरी बनाफ स्पेस इज ए नॉर्म स्पेस एंड एवरी नॉर्म स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस। सो एवरी बनाफ स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस। तो ऐसी नॉर्म स्पेसिस, क्या हर नॉर्म स्पेस बनाफ स्पेस होगी? नहीं सर। तो नॉर्म स्पेस फिर दो टाइप्स की होगी, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। जो नॉर्म स्पेस कंप्लीट होगी वो बनाफ स्पेस ही होगी, और जो नॉर्म स्पेस कंप्लीट नहीं होगी वो फिर बनाफ स्पेस नहीं होगी। तो बनाफ स्पेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसके, जो हिल्बर्ट स्पेसिस आप पढ़ते हैं ना, L2 याद है, वो आप क्वांटम मैकेनिक्स में कैलकुलेशन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की जो कैलकुलेशन होती है ना वो होती है कंप्लीट हिल्बर्ट स्पेस, वो बनाफ स्पेस होती है। तो बनाफ स्पेस जो है क्वांटम मैकेनिक्स में हिल्बर्ट स्पेसिस, अगर हिल्बर्ट स्पेसिस हो गए तो बनाफ स्पेसिस है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत यूज होती है। नहीं, हिल्बर्ट स्पेस बनाफ स्पेस नहीं होती। हाँ, अगर वो कंप्लीट है तो फिर वो बनाफ स्पेस होगी। हिल्बर्ट स्पेस पहले हम देखेंगे कि हिल्बर्ट स्पेस नॉर्म स्पेस है, ऐसे हिल्बर्ट स्पेस जिस पर आप कोई नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं वो नॉर्म स्पेस है। और अगर वो कंप्लीट है तो वो कंप्लीट हिल्बर्ट स्पेस है या कंप्लीट नॉर्म स्पेस है, फिर वो बनाफ स्पेस है। तो सारी हिल्बर्ट स्पेसेस बनाफ स्पेसिस ही होती, जो नॉर्म, जो कंप्लीट और नॉर्म है वो होती है।
नॉर्म स्पेस कंप्लीट है तभी बात को मैट्रिक्स स्पेस होगी ना। नहीं, वो बनाम स्पेस हो। नॉर्म स्पेस तो भले से कंप्लीट हो या ना हो, वो मैट्रिक स्पेस है। इनकम्प्लीट नॉर्म स्पेस भी ये भी है, मैट्रिक्स स्पेस है। क्योंकि उसके ऊपर आपने जो नॉर्म दिया उससे आप मैट्रिक डिफाइन Sir, कर all देंगे। sort of norm spaces are matrix spaces, but only complete norm spaces are हर Banach नॉर्म spaces. स्पेस जो है वो मैट्रिक स्पेस है, हर कंप्लीट नॉर्म स्पेस जो है वो बनाम स्पेस है, और लेकिन हर ऐसे- मैट्रिक स्पेस जो है वो नॉर्म स्पेस नहीं है। हर मैट्रिक स्पेस जो बनाम स्पेस नहीं है, लेकिन हर बनाम स्पेस जो है वो मैट्रिक नॉर्म स्पेस है। स्पेस है। हर बनाम स्पेस जो है वो मैट्रिक स्पेस है। हर इन्वर्ट स्पेस नॉर्म स्पेस नहीं है, हर इन्वर्ट स्पेस बनाम स्पेस नहीं है। हाँ, वो इस इन्वर्ट स्पेस जिसमें नॉर्म डिफाइन हो वो नॉर्म स्पेस है, और अगर वो कंप्लीट हो तो वो फिर बनाम वो स्पेस है। Banach space है। ठीक है? तो Sir, लेकिन ये norm space complete हम लोग कैसे लिखेंगे? अभी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ना है ना, वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज और, लोग भी नहीं कर रहा था। तुमने धोखा दिया। तुमने वक्त नहीं दिया। तो कॉशी सीक्वेंस इसको हम फंडामेंटल सीक्वेंस भी कहते हैं। तो किसने किसका बैग फेंक दिया? सर, मरवा और जोया का बैग फेंक दिया कुछ बदतमीज लोगों ने जमीन कहाँ पे। पर? सर, कैफे में। वो कौन लोग थे, क्यों फेंका? ऐसी लड़कियां थी, लड़के थे? सर, दो लड़के थे, एक लड़की थी। तो उनसे पूछा फिर आपने क्या, आपने क्या किया? हाँ, उन्होंने बोला कि बैग चेयर पे रखा था तो हमने फेंक दिया। सर, पहले एक बंदी ने मना कर दिया। नीचे रखा होगा, चेयर बैठने के लिए उसने बैग को बिठा उस अंदर उन्होंने भी यही बोला था, इसने आने जाने वाले ने टांग मार दी हो। कहा हमने जल्दी जल्दी वही जरा दो लड़के, एक लड़की थी, एक लड़की, ये तो नहीं ये वेक्टर स्पेस बता चुका आपको पहले मैं। वेक्टर स्पेस को हम लीनियर स्पेस भी कहते हैं। तो आपके पास जैसे X आपके पास space है। इनके पास के जो आपके पास फील्ड है, और अगर फील्ड का जो मेंबर है, यानी अगर अल्फा के से बिलोंग करता है, फील्ड का मेंबर, इसको हम कहते हैं स्केलर। फील्ड के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? स्केलर्स। और दो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। हाँ, मैंने सुन लिया। आप कह रहे थे कि उन्होंने ऐसे कर दिया होगा। नहीं, इसके बाद मैंने ठीक से यार, तुमने सीरियस कर दिया। क्या मिस किया? बिल्कुल टाइम सीरियस कर दिया। क्या बताओ 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 बताओ। यार, ये देखो, सर ने पूछा कि किसने किसका बैग अच्छा, जो स्पेस है, अगर इससे कोई मेंबर बिलोंग करे उसको हम कहते हैं वेक्टर। स्पेस के मेंबर को हम कहते हैं वेक्टर, और फील्ड के मेंबर्स को हम कहते हैं स्केलर। और फिर दो बाइनरी ऑपरेशन हम डिफाइन करते हैं। ये सीन रिकॉर्ड भी होगी। अरे टू बाइनरी ऑपरेशन, पहला होता है प्लस, ये होता है वेक्टर एडिशन, यानी ये दो वेक्टर्स को ऐड करके हमें वेक्टर ही देगा। होता है सर। और यस, तो वेक्टर एडिशन का मतलब क्या है कि फॉर ऑल v1 v2 बिलोंग्स टू x, जो v1 प्लस v2 है वो भी x से बिलोंग करेगा। यानी दो वेक्टर्स को आप ऐड करेंगे तो आपको एक वेक्टर ही मिलेगा, इसलिए हम इसको कह रहे हैं वेक्टर एडिशन। तो इसका मैप क्या होगा प्लस का? ये जो वेक्टर एडिशन है, कि जब आप दो x के मेंबर लेते हैं, यानी x क्रॉस x, इसको मैप करेंगे, इस पर प्लस का ऑपरेशन यूज करेंगे तो आपको x का मेंबर ही मिलेगा। x क्रॉस x का मतलब है कि आप दो x के मेंबर्स के दरमियान एडिशन अप्लाई करेंगे तो आपको x का मेंबर ही मिलेगा। और जो दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है, पहला है वेक्टर एडिशन, दूसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। डॉट से डिनोट करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये कि अगर
हम किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करें वेक्टर से। हाँ, अगर सर आप ये कोई जब हम भी एक्सियोम्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि वेक्टर स्पेस के जो 8 एक्सियोम्स होते हैं हाँ, अभी मैं उसको उसमें पढ़ा बताऊंगा। था। तो कोई भी वेक्टर ले और कोई भी आप फील्ड का मेंबर ले लें स्केलर, तो जब आप इस स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर या स्केलर? वेक्टर मिलेगा। वेक्टर मिलेगा। तो ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इसकी मैपिंग क्या होगी कि k क्रॉस v, k क्रॉस x, यानी स्केलर और वेक्टर के ऊपर जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको वेक्टर मिलेगा, x मिलेगा। ये इसकी मैपिंग है। तो ये दो बाइनरी ऑपरेशन है जो इन एक्सियोम्स को सेटिस्फाई करते हैं। सर किन एक्सियोम्स को सेटिस्फाई करते हैं? सर किन एक्सियोम्स को सेटिस्फाई करते हैं? किन एक्सियोम्स को? वो 8 एक्सियोम्स को बताया तो याद है आपको क्या थे? भूल गए? पहले एडिशन कम्यूटेटिव है। एडिशन सबसे पहले क्या है, एसोसिएटिव है। मेरे को ये बोला कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, एडिशन की आइडेंटिटी है, ठीक है ना, और एडिटिव इनवर्स है। जो था किस आइडिया? तो एक आपके पास अगर नॉन एम्प्टी सेट है x, ये नॉन एम्प्टी है, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स होना चाहिए। तो नॉन एम्प्टी सेट है x और उसके ऊपर आपने एक स्केलर फील्ड k डिफाइन की है और साथ में दो बाइनरी ऑपरेशन है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो है एक वेक्टर स्पेस है, लीनियर स्पेस बनाएंगे अगर इन एक्सियोम्स को सेटिस्फाई करें। तो ये एक्सियोम्स ऑफ वेक्टर स्पेस है। तो ये x विद दीज टू ऑपरेशंस ये वेक्टर स्पेस रखेंगे, वेक्टर स्पेस है ओवर k, ओवर द फील्ड k। किसी ने अपना लव लेटर लिया। सच्ची है ये। मजाक कर रही हूँ, ऐसी नहीं होता। ये एक्सियोम्स ऑफ वेक्टर स्पेस है। शायद दिवाली गुजर गई, तुम तो फुलझड़ियाँ लेके ही नहीं है। अरे तो मिठाई भी लेके आए। पहला क्या है, ये एडिशन के लिए तो A1 है। एडिशन क्या होगी आपके पास, कम्यूटेटिव, कि फॉर ऑल P1 P2 बिलोंग्स टू x या xy भी ले सकते हैं आप। V1 प्लस V2 बराबर है V2 प्लस V1। A1 A2 क्या है, U1 है और V1 है। V1 V2 V है V for all V1 V2 V3 in X। एडिशन जो है एसोसिएटिव है, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अरे तुम लोग संजीव की शादी में चलोगे नहीं? कजन की शादी में A3 क्या है, आइडेंटिटी है। तो वेक्टर की आइडेंटिटी यानी वेक्टर में कौन सा वेक्टर ऐड करें, वही वेक्टर है, जीरो वेक्टर। तो फॉर ऑल V belongs to X there exists जीरो वेक्टर को जीरो नंबर अलग है। देखें जो स्केलर आपके पास है जीरो, अगर स्केलर है तो वो जीरो नंबर है, वो जीरो अगर वेक्टर है तो वो डिफरेंट है। तो वेक्टर जीरो, जीरो वेक्टर डिफरेंट फ्रॉम स्केलर जीरो। तो फर्क बताने के लिए बात पर ऐसा करते हैं, जीरो को अगर बाहर लगा देते हैं या जो जीरो वेक्टर है उसको थीटा से डिनोट करते हैं ताकि स्केलर जीरो से आप कंफ्यूज ना हो। उसको जीरो को टॉपी भी करा देते हैं। तो ये जो है जीरो भैया का भाई सुंदर यार टोपी कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? जीरो वेक्टर सच दैट जाना है, किसने बोला जाना है? कि आप V में भैया ने बोला था जीरो को ऐड करेंगे तो आपको V मिलेगा, ठीक है। आप कैसे करते हैं? तो
आपके पास जो है एडिशन की वेक्टर में एडिशन की आइडेंटिटी क्या है? जीरो वेक्टर। ये A3 हो गया। A4 वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव वेक्टर एडिशन वेक्टर एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। ओपन एडिटिव इनवर्स। सर नोट तक मिटाइएगा बस। A3 A4 for all v in x there exists minus v in x such that v plus minus v is equal to जीरो वेक्टर। तो हर वेक्टर के लिए एक ऐसा वेक्टर होता है जिसको उसमें ऐड करें तो आपको जीरो वेक्टर मिलता है। ठीक है ना? ये तो होगा एडिशन के एक्सियोम्स। फिर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए M1 आपके पास क्या है कि for all v belongs to v there exists one in k। आपके पास एक स्केलर 1 होता है such that कि अगर आप 1 को v से मल्टीप्लाई करें तो आपको v मिलता है। एक ना 43 साइड। ठीक है ना? तो 1 जो है स्केलर में वो इस वेक्टर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और फिर M2 क्या था कि फॉर ऑल v